औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान एफवीएन पर खुश आमदीद। नाज़रीन, 3-4 खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और उसके आखिर में जो जमशेद चीमा और मुसरत चीमा मियाँ बीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मलिका बुखारी की उसकी मलिका साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जिस तरह ये लोगों ने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलविदाई पीटीआई को अलविदाई पार्टियां दे रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं असल खबर की तरफ कि आर्मी ने, मिलिट्री ने, ख़ासकर जो मिलिट्री के अंदर बंदे इन्वॉल्व थे, जिसमें से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ये टोटल कोई यूट्यूबर जो 89 यूट्यूबर्स हैं, और उनमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है, सर-ए-फ़हरिस्त जो यूट्यूबर है, वो जहाँ दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में बैठा होगा, उसे अब पकड़ना ज़रूरी हो गया है। और उसके करीब-करीब ख़ासकर बदनाम-ए-ज़माना, जी हाँ, इंडियन एजेंट इंडियन एजेंट मेजर मुँह से निकल गया, राजा आदिल। अब उसको बगैरत को इतनी शर्म नहीं आती है कि अभी तक वो वहाँ पे बैठ के इंडिया से फंडिंग ले रहा है। इंडिया से इतने फंड लिए और ये जासूसी का इल्ज़ाम में निकाला गया था। जब ये यहाँ से भगोड़ा हुआ है और फिर भागकर ये यूके चला गया और वहाँ पे इसने पनाह ली और आजकल एक बंद कमरे में बैठकर फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, गंद बक रहा है। और जितना भी इसने वो 9 मई को इसने जो बताया कि ये रास्ते हैं, ये आर्मी चीफ़ का घर है, ये डीजीआईएस का घर है, ये मतलब सबके घरों के ये नक्शे बता रहा था। ये और इसके साथ 2-3 घोड़े और हैं, वो ब्रिगेडियर मेहदी है। तो ये तमाम ये जो हैं, ख़ासकर ये टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, ये इंडियन एजेंट राजा आदिल को इस वक़्त मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि उसकी गर्दन तक पहुँच गए हैं। बस अनकरीब वो ग्रिप में आने वाला है और उसे जब ग्रिप में आएगा और सख्त से सख्त सज़ा उसे दी जाएगी और मिलिट्री कोर्ट्स में उसका केस चलेगा। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, जो भी इस वक्त आर्मी के ख़िलाफ़ जितनी भी इन्होंने 9 मई के वाक़यात में शामिल हैं, या जो भी जिन्होंने भी गलत तरीके से शुरू से ये 11 महीनों में कि जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ या जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो गए हैं, उन सब की एक लिस्ट बना ली गई है। उस लिस्ट के मुताबिक वो पकड़े जाएंगे। ये 5 जो 6 जो है बाहर बैठे हुए हैं, यूके, कनाडा वगैरह, उनके भी करीब तकरीबन इंशाल्लाह हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजेंसियाँ पहुँच चुकी हैं। तो इंशाल्लाह उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। असल में ये जो इंडियन एजेंट है आदिल राजा, ये जब पाकिस्तान से जासूसी करता हुआ पकड़ा गया था, और भी इसके कई कारोबार थे जो गैर कानूनी, ये कारोबार में गैर कानूनी कामों में ये मुलव्वस पाया गया था। ये मैं आपको आने वाले दिनों में, अब इसके ऊपर मैं कोई 5 से 6 व्लॉग करूँगा कि इसकी आपको असलियत बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एक आर्मी से है। मेरे फादर भी एक आर्मी से रिटायर हुए थे, तो मेरे भी ज़राए हैं आर्मी के अंदर। तो जब मैंने इसकी हिस्ट्री पूछी तो यकीन कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इस लिहाज से आपको मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में इसकी हिस्ट्री जो है, बदनाम-ए-ज़माना इंडियन एजेंट आदिल राजा के बारे में मज़ीद इंकशाफ करूँगा। तो नाज़रीन, उसके बाद जो है बुशरा बीबी समेत, इमरान खान और बुशरा बीबी समेत दर्जनों जो पीटीआई के मेंबरान हैं, उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। उन पर पाबंदी लग गई है और जिन्ना उस पर हमला के दौरान 16 शरपसंदों के लिए 16 शरपसंदों को फ़ौज के हवाले कर दिया गया, जिसमें से एक एमपीए भी शामिल है। तो नाज़रीन, जैसे ही इंशाल्लाह कल तक मुझे मज़ीद ज़राए मेरे ख़बरें दे देंगे। मेरे पास और भी बड़ी ख़बरें हैं इसके बारे में, इंडियन एजेंट के बारे में, आदिल राजा के बारे में। तो बहुत सारी ख़बरें बाहर आ रही हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम के साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके बाद अपना फैसल वावड़ा साहब ने ऑन एयर सब प्रोग्रामों में बताया है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि जी 190 मिलियन पाउंड का जो है वो फैज़ हमीद ने ज़्यादा करप्शन की है। ये फैसल वावड़ा साहब का इल्ज़ाम है कि इसका मास्टरमाइंड जो था वो फैज़ हमीद और शहजाद अकबर और दीगर मुल्ज़मान को जो थे, फैज़ हमीद ने इन्हें फ़रार कराया था। और फैसल वावड़ा का कहना है कि मैं पीटीआई के दीगर घराने जराइम की भी निशानदेही कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे उसे मौका मिलता जाएगा, वो ये सांप, कीड़े मकोड़े, ये सब बाहर आते जाएंगे, अपने नीचों बिलों से बाहर निकलते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा सांप है मेरी नज़र में, गद्दार वतन है,
इंडिया का एजेंट है और अभी भी वो इंडिया से फंडिंग ले रहा है, इंडिया से फंडिंग ले रहा है। और ये गोल्डस्मिथ फैमिली से ये जो है इंडियन एजेंट आदिल राजा, ये उनसे फंड ले रहा है और इस तरह की वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो गद्दारी कर रहा है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। प्रेशर में कभी कोई काम नहीं करते। सो हम सबसे पहली बात जो है कि मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। सो हमें बड़ा ही अफसोस है और मैं समझता हूँ कि हम फेल हुए हैं उसको रोकने में या उसको कंट्रोल करने में, कोई डाउट नहीं है। 9 मई को यू कैन से कि जब खान साहब की गिरफ़्तारी की बात हुई, इतला आई, तो मैं आलमोस्ट कोई 5:30 बजे जिन्ना हाउस के सामने खुद पहुंचा हूं। तो जिन्ना हाउस के जब सामने गए हैं तो कहीं भी ये प्लान तो किसी का भी नहीं था ये कि जी कोई अटैक होना है, मौजूद होना जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो प्लान में था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए हैं तो इट वाज शॉकिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर मी मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू में होती चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको 9 मई को जो वाक़यात हुए और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए वो बड़ी सीधी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का उसमें जाना चाहिए उनको और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है कि ओवरऑल जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद। 13-14 महीनों में जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या आप कह रहे हैं कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक जो था वो 9 मई था। ये एक यू कैन से कि बिल्कुल ही पूरी कौम के लिए या ओवरऑल कौमों की बरादरी में या एक पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओवरऑल बिल्कुल ही आप कह लें कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ है या एक पाकिस्तान को भी शर्मिंदगी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से या डेमोक्रेट मेंटालिटी थी कि जो एक था एक कैलकुलेशन कि पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, वो शायद नहीं पॉसिबल कि मॉब जो है उसकी मेंटालिटी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मॉब वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि मॉब होते हुए भी एक ज़िम्मेदारी शहरी का जो रोल होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत ये होनी चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल प्ले करे। कोई भी प्रोटेस्ट जो है हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के साथ ही, प्रोटेस्ट के लफ्ज़ के साथ ही पुरअमन होता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है वो पुरअमन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की तरबियत में कहीं नक्स है या कहीं नैरेटिव में प्रॉब्लम है और डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ। सो हम इस फेलियर को भी बिल्कुल ओन करते हैं, मानते हैं और ये दूसरी फेलियर है कि हम उसको स्टॉप नहीं कर सके, कहीं उसको मैनेज नहीं कर सके। और अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट है वो उसका आउटसाइड से इनसाइड जाना या बाज़ जगह पे जो हमले थे या आगे गराव जलाओ वाली बात थी वो भी टोटली अनफॉर्चुनेट था और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फेलियर हुई है। सो उसको देख के जब हम शुहदा की तस्वीर को देखते हैं, जब हम यू कैन से कि लोगों को जो जिस फ़ौज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हुए देखते हैं,
या एक यूथ को उससे नाराज़ होते हुए देखते हैं। जो यूथ आप कह लें कि उनको आइडियलाइज़ करती थी, उस यूथ को नाराज़ होते हुए देखते हैं या प्रोटेस्ट करते हुए या सामने खड़े होते हुए। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल ही आप कह लें कि एक नई चीज़ थी, जो कि खुदा ना करे कि कभी दोबारा इस तरह हो, और इसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। मीडिया भी रोल प्ले करे, कर भी रहा है, हम भी करेंगे इसमें डेफिनेटली। तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो है मुल्क जो है इनकी बड़ी बहुत हज़ारों साल उम्र होती है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना सियासत और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो जमहूरियत है और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना लीडरशिप, इसकी ज़रूरत है। इस तरह की फेलियर जो है, सिस्टम की फेलियर या पार्टी की फेलियर, वो हम दोबारा तो कभी नहीं करते। बट अगली जो बात है कि इन सारी सिचुएशन में हम तो, मैं अपनी अगर बात करूं या अपनी अहलिया की बात करूं, तो हम आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट में जमहूरियत, जमहूरी क्रीडेंशियल्स और पुरअमन और एफर्ट और बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिखने की आज़ादी, इन चीज़ों की बात करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक तशद्दुद का एलिमेंट जो शामिल हुआ है, उस तशद्दुद के एलिमेंट्स के शामिल होने से जो एक बदसूरती सामने आई है, उसके होते हुए ना कोई आसान फ़ैसला है, ना आप कह लें कोई यू कैन से कि कभी हमें ये चैन लेने देगा कि सियासत में कौम की मदद की जाती है, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट एट द कास्ट ऑफ उन लोगों के जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत को, मल्टी लिंगुअल ये कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, और होस्टाइल यू कैन से कि इसके जो नेबर्स हैं या खित्ता जो है बड़ा इनसिक्योर है पॉलिटिकली। तो इस खित्ते में जिन लोगों ने आज तक इस मुल्क की सालमियत को इंश्योर किया है, उन लोगों के अगेंस्ट को नैरेटिव बने, ये डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं है। और जब ये सूरत बनी है, तो मैं समझता हूँ कि बनने दी गई है या हम उसको रोक नहीं सके, तो हम इसको अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से। शहीद की भतीजी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अली आदिल बुखारी की भतीजी की हैसियत में मैं 9 मई के जो गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दामात थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर, फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं क्या, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफ दह दिन था। मैं एक माँ हूँ, मेरा एक 13 साल का बेटा है, और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों में शहीदों का क्या रुतबा है। जिस तरह शहीदों की तंजीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी बेहुरमती हुई, उसकी भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करती हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। मैं एक वकील हूँ। मैंने 2012 में अपनी बरतानवी शहरियत को इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए छोड़ा था। मैं निज़ाम अदल की बेहतरी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बहैसियत एक वकील मैं पाकिस्तान के अंदर एक अहम किरदार अदा करूँ। मैं चाहती हूँ कि बहैसियत एक माँ और एक बेटी, क्योंकि मेरी मदर एक कैंसर सर्वाइवर है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी माँ के साथ और अपना जो प्रोफेशन है उसके ऊपर अपना जो वक्त है उसको अब मैं उसको वक्त दे सकूँ।